नमस्कार। बहुत-बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार, याद करने के लिए आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, आपको और सभी दर्शकों को कृष्ण जन्माष्टमी की भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपको भी। और मोदी जी ने तो सुदर्शन चक्र उठा लिया है सर। एक तरफ राहुल गांधी का गुरूर, दूसरी तरफ ट्रंप की बेबसी। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्हें करारा जवाब दिया है। इन्हें भी जवाब दिया है और इनके पालतुओं को भी जवाब दिया है। यानी कि खुल्लम-खुल्ला जंग का ऐलान। इस पर भी सर बात करते हैं, लेकिन देखिए स्वतंत्रता दिवस के मौके पे ना राहुल गांधी, ना कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और ना कांग्रेस की सर्वेसर्वा सोनिया गांधी, कोई भी नहीं आया। आपको सर ताज्जुब नहीं हुआ? मतलब ये दिवस तो सबका साझा है, इसे क्या माना जाए? ये राष्ट्रपति को नहीं मानते, ये उपराष्ट्रपति को नहीं मानते, ये स्पीकर को नहीं मानते, ये उपसभापति को नहीं मानते। अभी सुप्रीम कोर्ट के बारे में इनकी बहन जी ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है, सच्चा भारतीय कौन है और झूठा भारतीय कौन है, ये प्रमाणित करने का ठेका सुप्रीम कोर्ट को किसने दे दिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते। ये मीडिया के साथ भी मिसबिहेव करते हैं। ये विदेशों की यात्रा पर जब होते हैं तो ये कहते हैं कि हमें पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता है, हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं। तो इनको भारत की किस संवैधानिक संस्था पर या कौन से राष्ट्रीय पर्व पर अब भरोसा रह गया है? क्योंकि 90 से ज्यादा विधानसभा चुनाव ये देश की जनता, अलग अलग राज्यों की जनता इनको हरवा चुकी है, इनको मजा चखा चुकी है हार का। और 3 बार लोकसभा चुनाव में भी इनको पराजय का सामना करना पड़ा और ये कोई छोटी मोटी पराजय नहीं है। 2014 में केवल 44 सीटें, 2019 में केवल 52 सीटें, 2024 में भी 3 का आंकड़ा नहीं छू पाई ये पार्टी। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ अब एनआरकी, जिसको आप कहें कि अराजकता फैलाना चाहते हैं और लोगों को सड़कों पर उतारना चाहते हैं, उनको उकसाते हैं, भड़काते हैं, पूरे देश में केरोसिन छिड़का हुआ है, ऐसी बातें करते हैं। बस दिया सलाई दिखाने की जरूरत है, इस तरह की बातें करते हैं। तो आप या कोई भी आदमी क्या अपेक्षा करेगा जो इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, क्योंकि देश की जनता इनको ठुकरा रही है, इन पर भरोसा नहीं कर रही है। और ये देश की जनता को तो अभी सीधे सीधे गाली नहीं दे रहे हैं, जैसे इंदिरा गांधी ने दिया था 77 में, और मस्खरों का एक टोला बता दिया था मतदाताओं को, क्योंकि उनको सत्ता से उखाड़ फेंका था देश की जनता ने। और उत्तर भारत में तो उनकी बहुत ही बुरी गत हुई थी। दक्षिण भारत ने थोड़ा सा संभाल लिया था, कहना चाहिए इज्जत रख ली थी, बाकी यहाँ तो बहुत बुरा हाल हुआ था। तो ये अब अभी इसका इंतजार करिए जब ये भारत की जनता को भी गाली देना शुरू करेंगे। अभी सीधे जनता को गाली नहीं दे रहे हैं, लेकिन जनता जिनको चुन रही है बार बार उनको गाली गलौज कर रहे हैं। मतलब कहने का वही है कि वो जनता को ही गाली दे रहे हैं, बस जनता अभी समझ नहीं पा रही। तो ये कहाँ आ रहे हैं, कहाँ नहीं आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इनके कुछ चित्र अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। और ये चित्र देख करके लग रहा है कि ये एक्चुअल में जो एक टेम्परामेंट होना चाहिए पॉलिटिक्स में काम करने वालों का, वो कहीं दूर दूर तक इनके भीतर है ही नहीं। इनको जबरन घसीट करके लाया गया और इनको कहा गया कि आप पार्टी का नेतृत्व करिए, लीड करिए। और इनको ये गलतफहमी है कि ये हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हम इसके सीईओ हैं, हम जब चाहे तब किसी का कान पकड़ करके बाहर निकाल दें, जब जी चाहे उसका अपॉइंटमेंट करके किसी भी कुर्सी पे बैठा दें। उसी तरीके से पार्टी को चला रहे हैं ये मैं जिस चित्र की बात कर रहा हूँ वो पार्टी मुख्यालय में जब ध्वजारोहण हो रहा था तब का है। और राहुल गांधी पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं,
उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, कोई रौनक नहीं है, कोई ताजगी नहीं है, कोई आशा दिखाई नहीं दे रही है। बदहवासी जैसी हालत में खड़े हुए हैं, बूंदें पड़ रही हैं, बाकी लोग छतरी लिए हुए हैं, ये बिना छतरी के खड़े हुए हैं। तो बिना छतरी के तो आज महामहिम राष्ट्रपति भी जब शहीद स्मारक गई थी तो वो बिना छतरी के ही गई थी, और वहाँ बारिश भी हो रही थी, वो भीग रही थी, लेकिन उन्होंने छाता लेने से इनकार कर दिया। और वो शहीदों के प्रति जो समर्पण भाव था, इनके भीतर से वो समर्पण भाव भी दिखाई नहीं देता है। ध्वजारोहण हो रहा है और आपका चेहरा उतरा हुआ है, जैसे कहीं आप किसी के मातम समारोह में आए हों या नमाज जनाजा में आए हों, ऐसा हाल इनका है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनका टेम्परामेंट ही नहीं है। राजनीति में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। कांग्रेस तो 47 के बाद से ही, 52 में पहला चुनाव हुआ और उसके बाद से लगातार, बल्कि 47 से ही बिना चुनाव के भी, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, और 52 तक तो रहे थे जब तक विधिवत पहला चुनाव नहीं हुआ था, और उसके बाद भी इनकी सरकारें रही हैं। तब जनसंघ था, कम्युनिस्ट पार्टियां थी, कुछ दूसरे दल थे, वो तो बरसों बरस बल्कि दशकों तक विपक्ष की राजनीति करते रहे। और मैं तो, चूंकि मुझे ये सौभाग्य मिला है भारतीय संसद को कवर करने का, रिपोर्टिंग करने का, तो मैं लोकसभा कवर किया करता था जिन दिनों अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे और कांग्रेस विपक्षी दीर्घा में बैठती थी। उस समय एक से एक जहाज बैठता था, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। बहुत दिग्गज किस्म के और शानदार संसदविद जो है वो सदस्य हुआ करते थे, चुन करके आते थे। और मैंने पहले भी कहा, शायद आपके प्रोग्राम में या किसी दूसरे चैनल पे, कि हम लोग बाहर जहाँ लोकसभा की प्रेस दीर्घा है, उसके बाहर की तरफ एक चाय का जो है वो वेंडर खड़ा होता था, तो वहाँ हम लोग अपना चाय की चुस्कियाँ लेते थे। जब हमको पता लगता था कि भाई अभी कोई विशेष विधायी कार्य नहीं है या किसी का कोई खास विषय पर भाषण नहीं है, तो वहाँ गप्पे मारते थे खड़े होकर के। कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ से गुजरते थे, कई मंत्री गुजरते थे, वो भी वहीं बैठ जाते थे हम लोगों के साथ, और बैठ करके चर्चाएं होती थी ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड। और जैसे ही हमें पता लगता था कि पार्लियामेंट में चंद्रशेखर बोल रहे हैं, इंद्रजीत गुप्त बोल रहे हैं, या कोई और सीनियर नेता है, सोमनाथ चटर्जी जब तक लोकसभा के अध्यक्ष नहीं बने थे, या वो बोल रहे हैं, इतनी तैयारी के साथ आते थे साहब ये लोग, हर विषय पर मास्टरी इनकी, रिसर्च वर्क सुनने के लायक होता था। तो हम लोग चाय वाय छोड़ छाड़ करके और उनका भाषण सुनने के लिए जाकर के लोकसभा की प्रेस दीर्घा में बैठ जाते थे। ये माहौल था। आज इन लोगों ने क्या बना के रखा हुआ है। मैं देख रहा था जिनका आप जिक्र कर रही हैं, ये सुनहरी बाग में जो नया घर इनको आवंटित हुआ है, उसका रिनोवेशन और तमाम दूसरी चीजें करने के बाद जब इनका प्रवेश हो रहा था, तो इन्होंने इंडी अलायंस के घटक दलों के नेताओं को बुलाया, और वहां पर वो उसी दिन ये बेंगलुरु से आए थे, वो प्रेजेंटेशन दे करके कि फेक मतदाता और ये पता नहीं क्या, एक पूरा इन्होंने माहौल बनाया हुआ था। वहां भी प्रेजेंटेशन देना शुरू कर दिया। बुलाया डिनर के लिए था, लेकिन उनको वो घुट्टी पिलानी शुरू कर दी। तो मैं ये नोट कर रहा था कि आप अपने घर में हैं, मेहमानों को आपने बुलाया है डिनर पर, आप प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं, तो आप टी शर्ट में नहीं हैं, आप शानदार कुर्ता पहने हुए हैं, खादी का पायजामा बहुत चक दक वाला पहने हुए हैं, लेकिन जब आप पार्लियामेंट जाते हैं तो आप टी शर्ट में जाते हैं। तो ये किसका सम्मान करते हैं? ये सदन का सम्मान करते, महान सदन का सम्मान करते हैं, जिसमें आज़ादी के बाद से इतने कानून बने हैं, इतने संशोधन हुए हैं, इतनी चर्चाएं हुई हैं। ये उसका सम्मान करते हैं क्या? जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, पवित्र मंदिर माना जाता है संसद, ये उसका सम्मान नहीं करते। स्पीकर की चेयर का सम्मान नहीं करते। ये लोग जब धनखड़ साहब थे चेयर पर, इन्होंने सभापति का सम्मान नहीं किया, रोजाना उनसे ये एक तरह की बदमिजाजी करते थे।
और अब उनके बाद हरिवंश जो सभापति हैं उनके साथ यही होता है इनका। तो ये किसी चीज का सम्मान नहीं कर रहे हैं, और ये जो मतदाताओं से इनकी नाराजगी है, या मैं कहूं कि इनकी अपनी जो विफलता है, नाकाबिलियत है, अपने आप से जो इनका गुस्सा है, वो ये इस तरीके से शो करते हैं। इनको लगता है कि हम तो राजे महाराजे हैं, हमें तो रिजेक्ट करके इस देश की महान जनता बहुत ही बुरा सलूक हमारे साथ कर रही है, तो जिनको वो चुन रही है उनको हम लेजिटिमेट कर नहीं करेंगे, उनको हम मान्यता नहीं देंगे। तो भाई जाओ घेरे में, तुम्हारे मान्यता देने या नहीं देने से कोई उनकी लेजिटिमेसी जो है वो तो, उसमें तो कोई रत्ती भर कमी आ नहीं रही है, या वो तो हतोत्साहित दिखाई दे नहीं रहे हैं अभी तक। आज आज वो कल वो हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाल किले की प्राचीर से, जो आज तक नहीं हुआ। जी, यानी वो भी इससे पहले 11 बार ध्वजारोहण कर चुके, 11 बार राष्ट्र को संबोधित कर चुके, 103 मिनट का भाषण तो उन्होंने कभी नहीं दिया। यानी सबसे लंबा भाषण उन्होंने दिया, और उनके चेहरे से एक सेकंड को, एक मिनट को ये नहीं लगा कि कहीं कोई निराशा का भाव है, कहीं कोई डिमोरलाइज हैं वो, कि भाई जो प्रकरण हुए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बदमजगी कर दी या किसी तरह का कुछ, वो कुछ नहीं। इतने आत्मविश्वास से भरे हुए, उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देख लीजिए, जब वो चल रहे थे क्या झूम करके हाथी की तरह चल रहे थे, बिल्कुल। सीना तना हुआ था उनका, और चेहरे पर एक आभा, एक आत्मविश्वास झलक रहा था। और जो भाषण दिया है वो तो मैं कहता हूं कि हिस्टोरिकल भाषण है, उसको बहुत नो लंबे डाउट समय सर। तक याद किया जाएगा। जी, आपने सही कहा सर। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि हमें किसी की लकीर छोटी नहीं करनी है, किसी की लकीर को छोटा करने में हमें अपनी ऊर्जा नहीं खपानी है, हमें अपनी लकीर लंबी करनी है। अगर हम अपनी लकीर लंबी करते हैं तो दुनिया हमारा लोहा मानेगी। आई मीन, ना तो टैरिफ का जिक्र किया ना ट्रंप का, लेकिन अपनी ताकत का जबरदस्त तगड़ा संदेश दिया। क्या कहते हैं सर? देखिए, उनका इशारा बड़ा सीधा सा है। जो अमेरिका में भी टेक कंपनियां हैं इस समय, जी, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे आपका यूट्यूब, अल्फाबेट हो, या दूसरी तमाम संस्थाएं हो, उनको हेड जो हैं वो ज़्यादातर भारतीय कर रहे हैं इस समय। उनका नेतृत्व भारतीय कर रहे हैं, भारतीय ब्रेन कर रहा है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है, जो मैं कहता रहा पिछले 1.5-2 साल से, लगातार अपने प्रोग्राम में भी कहा, मैंने बाहर के चैनल्स पे भी कहा है, कि भाई जब चीन अपने सोशल मीडिया मंच और प्लेटफॉर्म तैयार कर सकता है, तो फिर भारत क्यों नहीं कर सकता है? भारत चंद्रयान 3 बना सकता है, जो चंद्रमा के उस जगह पे जाके उतरता है जहां दुनिया का आजकल कोई मिशन, आज तक कोई मिशन उतरा नहीं है। जब हमारे यहाँ एक से एक ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें हैं, आकाश जैसा सुदर्शन चक्र है, और सुदर्शन चक्र तो खैर उनको नाम दिया है S-400 को, लेकिन इस तरह के मारक क्षमता वाले हमारे पास उपकरण हैं। और अभी तो बहुत सारी ऐसी मिसाइलें हैं जिनका उपयोग ही नहीं किया गया है, अग्नि से लेकर के, और तमाम अभी वो रिजर्व रखी हुई हैं। जब इस तरह की क्षमता हमारे पास है, तो हम लोग अपने सोशल मीडिया मंत्री बना सकते हैं। हम अंतरिक्ष में एक से एक अनुसंधान कर रहे हैं, हमारा DRDO, हमारा इसरो, हमारे तमाम दूसरे जो है वो जितने प्राइड करने वाले जो हैं हमारे संस्थान हैं, उनको आप जिम्मेदारी दें। हमारे यहाँ वैज्ञानिकों की कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है, जिनको टेक्नोलॉजी की बहुत समझ है, जिनको सोशल मीडिया मंचों पर काम करने का अनुभव है, बहुत मोटे मोटे पैकेज के साथ उनको हायर किया हुआ है। केवल इच्छा शक्ति नहीं थी। आज कल लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका भी ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि सारे सोशल मीडिया मंच, अब जैसे यूट्यूब है, दूसरी चीजें हैं, कौन नहीं जानता है कि यूट्यूब जो है वो किस तरीके से दुनिया भर के अलग अलग देशों के जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनका कितना परसेंट जो है वो अपने पास रख लेता है।
और कितना परसेंट यूट्यूबर्स को देता है। अमेरिका में भी एक्स 10% के आसपास, 8% के आसपास कटता है। फिर जो मूल देश में जो यूट्यूबर रहते हैं वहां उनको फिर से इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो कई तरह की मार है। फिर फेसबुक है, ट्विटर, एक्स कह लीजिए, या जितने भी ये मंच हैं, ये सब किस तरह का बिहेव करते रहे हैं। वामपंथी जो कम्युनिस्ट माइंडसेट के लोग हैं उनको बढ़ावा देना, जो राष्ट्रवादी हैं अलग अलग देशों में उनको दबा करके रखना, उनकी रीच को जो है वो कम कर देना या खत्म ही कर देना एक तरीके से। तो ये खेल चलते हैं। तो ये जो ऐलान उन्होंने किया है सोशल मीडिया का कि ये हम क्यों नहीं विकसित कर सकते हैं और कर सकते हैं, आप क्या समझती हैं कि ये कोई ऐसे ही उन्होंने बात कह दी है? और जब हम तो नरेंद्र मोदी को तब से फॉलो कर रहे हैं जब से वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। वो जब किसी विषय पर कोई बात कहते हैं 40-50% काम उस पर कर चुके होते हैं, उसके बाद उनके मुंह से वो बात निकलती है। तो आप ये तय ही मान लीजिए कि ये होने जा रहा है, यानी सोशल मीडिया मंच अपना होगा चीन की तरह, और इससे अमेरिका की टेक कंपनियों को कितना भारी नुकसान होगा। बिना ट्रंप का नाम लिए अमेरिका को आईना दिखाने का काम कर दिया है। और जिस तरीके से वो कौन सा ऐप था जो चाइना का बड़ा हिट हुआ करता था, जिस पर जी, टिकटॉक। टिकटॉक करके, कुल मिलाकर के तो 242 या 250 के आसपास ऐप हमने बैन किए थे। चीन को कितना बड़ा नुकसान हुआ था उससे चीन जानता है। और जिस दिन भारत में ये अमेरिकन जितने भी ऐप्स हैं और सोशल मीडिया मंच हैं, इनका विकल्प हमारे हाथ में आ गया, उस दिन अरबों डॉलर की जो कमाई ये लोग भारत से कर रहे हैं वो बंद हो जाएगी। इतनी बड़ी चपत लगेगी अमेरिका को, उसकी कल्पना तक उसने नहीं की होगी कि उसने ये 50% का टैरिफ का डर दिखा करके कितना बड़ा पंगा भारत से ले लिया है। तो मोदी जी एक्चुअल में बहुत शांत दिमाग से, बहुत सोच समझ करके, ठंडा करके खाते पीते हैं और डकार भी नहीं लेते। हाजमा इनका बहुत दुरुस्त है। और ये बात धीरे धीरे लोगों को पता लगती है जो टकराता है। और उन्होंने ऑलरेडी एक्चुअल में जो थोड़ा बहुत हल्ला मच रहा था वामपंथी और इकोसिस्टम के द्वारा जो मचाया जा रहा था, उन्होंने शुरू में ही बता दिया है। दुनिया के 15 देशों के साथ ऑलरेडी हमारा मुक्त व्यापार समझौता या तो हो गया है या होने के कगार पर पहुंच गया है। 15 देशों के साथ, यूरोपीय संघ के साथ हमारा होने जा रहा है, ब्रिटेन के साथ हमारा हो चुका है। तो जितना नुकसान हमारा अमेरिका करना चाहता था उतने की भरपाई तो हम आराम से कर लेंगे। और ये जो प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 के बाद 2019 तक, और 2019 से लेकर के 2024 तक प्रधानमंत्री ने जो विदेशों की यात्रा की है, ये सैर सपाटा करने के लिए नहीं की थी। ये उन देशों के साथ नज़दीकी रिश्ते बनाने, भारत का एक रिश्ता मजबूत करने और विश्वास बहाली का काम किया था। जिन जिन देशों में हमारा कोई प्रधानमंत्री 30 साल से नहीं गया, 40 साल से नहीं गया, 50 साल से नहीं गया, जहाँ कभी कोई गया ही नहीं, ऐसे देशों की यात्रा भी प्रधानमंत्री ने की है। ये क्यों की थी? ये इसीलिए की थी क्योंकि वो बहुत बड़े विजनरी भी हैं, और 10 साल बाद, 15-20 साल बाद, 25 साल बाद क्या हो सकता है, उन घटनाओं का भी उनको एहसास होता है। अब कितने लोगों को पता है कि जब ये कजाकिस्तान और दूसरे जो अपने देश हैं, उज्बेकिस्तान और तमाम वो, वहाँ पर भारत ने कुछ हवाई पट्टियों को एंगेज किया हुआ है, कितने लोगों को पता है? और ये क्यों किया हुआ है?
कोई कल्पना कर सकता है कि कितनी बड़ी तैयारियां हम आज ही कर रहे हैं, क्योंकि कभी हमें अगर जरूरत पड़ गई पाकिस्तान के खिलाफ समग्रता में युद्ध छेड़ने की, और जिस दिन हम पीओके लेने के बारे में सोचेंगे उस दिन हमें किन किन देशों की एयर स्ट्रिप्स और दूसरी चीजों की जरूरत पड़ेगी, ये यहाँ गाल बजाने वाले लोगों को अंदाजा भी नहीं है। और उसकी तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किए बैठे हैं। तो ये लोग एक्चुअल में क्या खाकर के मुकाबला करेंगे इस बदले हुए भारत का, जिसकी तैयारियां ही इतनी जबरदस्त हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब ये 6 और 7 तारीख की रात को 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया हमारी सेना ने, उसके बाद 7 और 8 तारीख को जो ऊधम मचाया था पाकिस्तान की सेना ने, और आज कल प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि एक समय ऐसा था जब 1000 ड्रोन, मिसाइलें और उनके जंगी जहाज वो सब एक साथ टूट पड़े थे, लेकिन तिनकों की तरह हमने हवा में ही उनको खत्म कर दिया, कहीं कोई खरोंच नहीं आई। ये तैयारी ऐसी हो गई थी क्या? ये पिछले 11 साल की उनकी अथक मेहनत का नतीजा है। वो पिछले 11 साल में इसी की तैयारी कर रहे थे कि कभी ना कभी तो ये होगा, और जिस दिन होगा उस दिन हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए। और वो तैयारी थी, मुकम्मल तैयारी थी। और अभी तो ट्रेलर दिखाया ये। अभी अगर पाकिस्तान ने फिर कोई गुस्ताखी कर दी, या पाकिस्तान में बैठे हुए मसूद अजहर, जिसके परिवार के ही 10 लोग मारे गए और कुछ उसके रिश्तेदार मारे गए, रिश्तेदार बताते हैं लेकिन थे तो आतंकवादी, तो वो ऐसे शांत तो बैठने वाला जीव है नहीं। वो भारत से बदला लेने की कोशिश करेगा और वो पाकिस्तान को फिर मरवाएगा। तो जिस दिन ये हुआ उस दिन क्या होगा इसकी कल्पना भी ये अमेरिका की धरती पर जाकर के भारत को धमकाने की कोशिश करने वाले आसिम मुनीर और सेना के कठपुतली प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को और बिलावल भुट्टो को अंदाजा भी नहीं है। इस बार नामो निशान मिट जाएगा, इतिहास में कैद होकर के रह जाएगा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान वैसे ही अब केवल पंजाब पाकिस्तान में बचा हुआ है, जो पंजाब का पाकिस्तान का पंजाब इलाका है। बाकी तो गिलगिट बाल्टिस्तान, पीओके, ये सब कब भारत का हिस्सा बन जाएंगे उनको पता भी नहीं चलेगा। और जो केपीके है यानी खैबर पख्तूनख्वा, इसके अलावा बलूचिस्तान और सिंध, इन तीनों में तो बगावत की स्थिति है। जिसको ये अपना योम दिवस कहते हैं 14 अगस्त, मुझे बता दीजिए क्या पूरे पाकिस्तान में मनाया गया? वो केवल पाक पंजाब में जश्न मनाए गए हैं, पाक पंजाब में जश्न मनाए गए हैं, इसके अलावा कहीं नहीं मनाया गया है। ना गिलगिट में, ना बाल्टिस्तान में, ना पीओके में, ना खैबर पख्तूनख्वा में, ना इधर बलूचिस्तान में, और ना ही सिंध में। सिंध में भी टुकड़ों टुकड़ों में कहीं कहीं मनाया गया है। तो एज ए आप कहें कि नेशन के तौर पर, राष्ट्र के तौर पर क्या वो बिहेव कर रहा है या उसके नागरिक बिहेव कर रहे हैं? तो जो अंदरूनी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, उनको छिपाने के लिए आप इस तरह की नाटक नौटंकी करें, बयानबाजी करें, इससे आप बच नहीं सकते। और जिस दिन इस बार भारतीय सेना ने फिर से ट्रिगर दबाया उस दिन बहुत बुरा हाल होने वाला है पाकिस्तान। सर, प्रधानमंत्री जी ने डेमोग्राफी मिशन के बारे में भी बात की है, मैं इस पे आपका कमेंट चाहूंगी। देखिए, ये एक बड़ा खतरा है, और हम ये देख रहे हैं कि जो जिनको देवभूमि हम कहते रहे, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर का पूरा इलाका हो, जो हिमालय का क्षेत्र है पूरा, वहाँ पर शांत और सुरम्य पहाड़ियाँ और देव स्थल थे। वहाँ कभी मुस्लिम दिखाई नहीं देते थे। अब तो वहाँ मज़ार भी है, मस्जिदें भी बनाई जा रही हैं। बद्रीनाथ में मस्जिद बनाई गई। तो ये अपने आप में बहुत आश्चर्य का विषय है। और जिस तरीके से चीन के बॉर्डर के साथ, तिब्बत के बॉर्डर के साथ लगते हुए इलाके में, नेपाल के बॉर्डर के साथ लगते हुए इलाके में, नीचे आप असम तक चले जाइए, वहाँ पर
जिस तरह की डेमोग्राफी चेंज हुई है, ये पूरा एक नेक्सस है जिसका उल्लेख लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने किया है। और साथ में ये भी कहा है कि ये बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ी साजिश है भारत की एकता, अखंडता को छिन्न-भिन्न करने के लिए, और हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। बड़ी खुशी की बात ये है कि ये सब चीज़ें प्रधानमंत्री की निगाह में हैं। ऑलरेडी नेपाल के बॉर्डर से लगे हुए सारे जिलों में योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर चल चुके हैं और चल रहे हैं अभी। इसी तरीके से पुष्कर सिंह धामी के बुलडोजर जो है वो गरज रहे हैं पूरे उत्तराखंड के सीमाई इलाकों में। बहुत सारी जो रातों रात उग आई मज़ारें थी और मस्जिद वगैरह थी, उनको तोड़ दिया गया है। हल्द्वानी में जो रेलवे के लाइन के आसपास करीब 50,000 फैमिली आकर के जम गई थी, अवैध कब्जा कर लिया था, उनको हटाया जा रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बीच में आकर के टांग अड़ा दी कि साहब पहले इनके रहने का बंदोबस्त करो। उसकी बड़ी क्रिटिसिज्म हुई है कि कोई भी कहीं भी अवैध कब्जा करेगा सरकारी ज़मीनों पर या रेलवे की ज़मीनों पर, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि अवैध कब्जाधारियों को पहले सरकार बना करके दे, तब वहाँ से हटाए। तो ये कोई तरीका नहीं है। बहरहाल, कहने का आशय ये है कि बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ चल रही हैं। अवैध घुसपैठियों के खिलाफ भी, अवैध और फेक मतदाताओं के खिलाफ भी, जो मर गए हैं, जिनके नाम अभी मतदाता सूची में शामिल हैं, उनको हटाने का काम भी, जिनकी 2 जगह वोट हैं उनके भी, और जो शिफ्ट हो गए हैं मूल पतों से उनके भी नाम हटाए जा रहे हैं। और ये वैसे तो ये लोग राजनीति के तौर पर कह रहे हैं कि साहब ये जो कुछ चल रहा है ये एनआरसी का ही रूप है, लेकिन तय मान लीजिए एनआरसी भी आएगा और ये रोक नहीं पाएंगे। ये सारे काम होंगे और देश को जो विदेशी साजिश है और जो देश के भीतर भी निराश, हताश और ठुकराए हुए लोग बैठे हुए हैं, जो फूफा के भाव में गाल फुलाए बैठे रहते हैं हमेशा, तो उनके लिए भी है इलाज इस सरकार के पास। ये शुरू में तो ये कहा जा रहा था कि ये तो अल्पमत सरकार है, 240 सीटें आई, ये तो भर-भरा करके कभी भी गिर जाएगी। लेकिन अब तो 1 साल से ऊपर हो गया, तो अब इनको यकीन हो चला है कि नहीं, ये भर-भरा के गिरने वाली सरकार नहीं है, तो 5 साल पूरे करेंगे। और जितनी मजबूती के साथ इन्होंने पहली और दूसरी सरकार में लिए हैं, उससे कहीं ज़्यादा मजबूती के साथ तो इस बार ये फैसले ले रहे हैं। तो अब इनकी समझ में चीज़ें आने लगी हैं, इसलिए इन्होंने फिर से नए सिरे से उछल-कूद शुरू की है। सर, आपने मेरे शो के लिए मेरे लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण विषय पे जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, जी, जय भारत। नमस्कार। जय हिंद।